आप सुन रहे हैं सुमति सक्सेना लाल जी का लिखा हुआ उपन्यास होने से न होने तक धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 9। लड़कियों को बता दिया गया था कि अबकी से 4 दिन का डे कैंप नाट्य सभागृह में होगा। कैंटीन इंचार्ज को बुलाकर रिफ्रेशमेंट के 250 पैकेट 11 से 14 जनवरी तक नाट्यालय में पहुंचाने के लिए बता दिया गया था। मानसी बड़बड़ाई थी, लो भैया फेंको नाली में सरकार का पैसा, क्या बढ़िया समाज सेवा है। प्रियमवदा सिन्हा मधुर सा हंसी थी। मानसी तुम भी खुद ही सुझाती और खुद ही बड़बड़ाती हो। और क्या, मानसी ने दीपा दी की तरफ देखा था। दीदी के कारण सुझाया था और उनके कारण बड़बड़ा रहे हैं। उनके कौन? किसी ने पूछा था। वही मिसेस चौधरी। समस्या के काफ़ी सुलझ जाने के कारण माहौल का भारीपन छटने लगा था। दीपा दी आज मुद्दत बाद स्टाफ रूम में आई हैं और साथियों के साथ बैठकर अच्छा लग रहा है उन्हें, सो बाद तक बैठी रही थी। तभी मीनाक्षी स्टाफ रूम में घुसी थी। अप्रत्याशित रूप से दीपा दी को देखकर क्षण भर को झिझकी थी, फिर उन्हें नमस्कार करके उनके ही बगल में बैठ गई थी। दीपा दी उसे देखकर एकदम खुश हो गई थी। अरे मीनाक्षी, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। क्यों दीदी? वो फीका सा मुस्कुराई थी। वो बेहद सुस्त लग रही थी। दीपा दी ने उसके बुझे स्वर की तरफ ध्यान नहीं दिया था। मीनाक्षी, 12 तारीख को तुम्हें मिसेस चौधरी के फंक्शन में हमेशा की तरह गाना है। तुम्हारे लिए मिसेस चौधरी ने खास तौर से लिख कर भेजा है। उन्होंने हाथ में पकड़े हुए कागज़ उसके सामने दिखाए थे। मीनाक्षी ने जैसे एकदम तड़प कर अपना सिर नकार में हिलाया था। दीदी प्लीज़ मुझे फुर्सत दे दीजिए, मुझसे नहीं गाया जाएगा। इस साल 2 बार मुझे भी अपने प्रोग्राम्स में गवा चुकी हैं, पर दीदी इस बार नहीं, मैं नहीं गा पाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू डबडबाने लगे थे। बात क्या है मीनाक्षी? तुम तो गाना हमेशा एंजॉय करती थी, अब क्या हो गया? करती थी पर अब नहीं, नॉट नाउ। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। सॉरी दीदी। उसने पर्स में से रुमाल निकाल लिया था, पर मुझसे गाने के लिए मत कहिए। एज इट इज़ आई एम फीलिंग वेरी लो। दीपा दी ने एक बार उसकी तरफ देखा था। कुछ कहने के लिए होंठ हिले थे और चुप रह गई थी। उनके चेहरे पर बहुत सारे सवाल थे, पर उन्होंने पूछा कुछ नहीं था। अगली क्लास का समय हो गया था। स्टाफ रूम में एक बार फिर से हलचल चालू हो गई थी। कमरे में आवागमन शुरू हो गया था। कई टीचर्स उठकर अलमारी में से रजिस्टर, चौक और सामान निकालने लगी थीं। कमरे के बाहर से आए लोग आते जाते दीपा दी के पास कुछ क्षण रुककर बात कर रहे हैं। बातचीत की मिली जुली आवाज़ें, चलने फिरने की आहटें और अलमारियां खुलने बंद होने की खड़खड़ाहट। दीपा दी जाने के लिए उठ खड़ी हो गई थी। उनके साथ ही बैठे हुए लोग भी खड़े हो गए थे। बहुत से लोग क्लास के लिए जा चुके हैं। जल्दी ही कमरे में काफ़ी कुछ सन्नाटा लगने लगा था। कौशल्या दी किसी काम से कॉलेज आई हुई हैं। कमरे से बाहर जाती मीनाक्षी को वे एकटक देखती रही थी। मीनाक्षी कुछ परेशान दिख रही है, कोई नई बात तो नहीं है? उनके स्वर में चिंता है। उसकी ज़िंदगी का कोई सिरा पकड़ ही नहीं आ रहा दीदी, खुद उसके भी नहीं, नीता ने कहा था। घर वाले? दीदी ने पूछा था। अभी तक घर गई कहाँ थी? केतकी के घर आकर उतरी थी। उसी ने एक छोटा सा घर किराए पर दिलवा दिया है। घर वालों को जब से पता चला है तब से आफत किए हुए हैं। तब से घर में तूफान आया हुआ है। उसकी मम्मी बेटे और देवर से छिपकर 2 बार केतकी के घर आकर उससे मिल चुकी है। उसको घर लौट आने के लिए समझाती हैं। मीनाक्षी के बहुत आग्रह करने पर भी उसके घर जाने से उन्होंने मना कर दिया था। तब बेहद नाराज़ हैं। घर में कोई भी किसी तरह से भी इस रिश्ते को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहते हैं? उदय जी को छोड़ने के लिए कहते हैं। अरे अब उससे फ़ायदा? तुम लोग बात करो ना उनसे। क्या बात करें दीदी? नीता के स्वर में हताशा है। हम लोगों से तो वे लोग वैसे ही नाराज़ हैं। उन्हें लगता है हम लोगों के बढ़ावा देने से इतनी हिम्मत कर ली उसने। नीता कुछ क्षण के लिए चुप हो गई थी, फिर जैसे धीरे से फुसफुसाई थी। शायद बहुत गलत भी नहीं कहते वो लोग। कौशल्या दी ने चौंक कर नीता की तरफ देखा था। उनकी आंखों में सवाल है। उन्होंने कुछ कहने को मुंह खोला था, पर फिर कुछ पूछा नहीं था। मुझे लगा था कि यदि वे पूछती तो नीता क्या जवाब देती।
नीता को यही लगता रहता है कि मीनाक्षी के मन में कुछ भी नहीं था। उदय जी के प्रति उसकी हीरो वर्शिप को जबरदस्ती केतकी ने मोहब्बत का रंग दे दिया और उसके मन में खामख्वाह मोहब्बत का बीज डाल दिया, और मूर्खों की तरह ये मीनाक्षी उस सूत्र को पकड़ कर बैठ गई। केतकी की कल्पना को सच बना दिया उसने और अपनी बलि चढ़ा दी। सुबह लिली का फ़ोन आया था। लिली यश के यहाँ काम करती है। घर के सभी नौकरों को सुपरवाइज करना और पूरे घर के सभी कामों की निगरानी करना उसका काम है। आंटी ने मुझको बुलवाया था। शाम को मैं उनके घर पहुंची तो अप्रत्याशित रूप से यश को वहां पाकर आश्चर्य हुआ था। अभी 10 दिन पहले ही तो गए थे यश। पता चला था कि आंटी को एंजाइना का अटैक हो गया था, इसलिए यश आए हुए हैं। आंटी के कमरे में गई तो ये कमज़ोर लगी थी। यश कहीं काम से जा रहे थे सो चले गए थे। आंटी ने चाय कमरे में ही मंगा ली थी। वे इधर उधर की बातें करती रही थीं। अचानक उनका स्वर नरम हो गया था और उन्होंने मेरे घुटने पर हाथ रख दिया था। यश की शादी कर देती तो मुझे तसल्ली हो जाती। 34 साल के हो चुके यश, अब नहीं तो फिर कब करेंगे? इतना अच्छा रिश्ता है, सिंगापुर की ही फैमिली है, 3 जनरेशन से रह रहे हैं वहाँ वे लोग। सोचो, उस पराए देश में अपने कुछ लोग होंगे, एकदम अपनी फैमिली। फिर बिजनेस में भी उन लोगों से मदद रहेगी ही। लड़की में कोई कमी नहीं। आंटी कुछ क्षण तक ठहरी हुई निगाह से मेरी तरफ देखती रही थी। सच बात तो ये है कि ऐसी लड़की और ऐसा परिवार शायद हमें इंडिया में ढूंढे से भी ना मिलता। आंटी के स्वर में हल्की सी झुंझलाहट है, शायद निगाहों में भी। हम सबको गौरी बहुत पसंद है, पर सारा घर समझाकर थक गया, मानता ही नहीं। आंटी ने अर्थपूर्ण निगाहों से मेरी तरफ देखा था। तू ही समझा अब अपने भाई को, तेरी बात वो नहीं टालेगा। चाय का प्याला मेरे सफ़ेद चिकन के सूट पर लुढ़क गया था। एक बड़ा सा भूरा दाग। भाई शब्द मन में खटकता है और मुझको लगा था कि आंटी मेरा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रही हैं। करीब 1 घंटे बैठकर मैं नीचे उतरी, तब तक यश वापस आ चुके थे। देखा वे बाहर के बरामदे में चुपचाप अकेले बैठे हुए हैं। मैं सामने की कुर्सी पर बैठ गई थी। तुम क्या समझते हो यश कि तुम शादी ना करके मुझे बड़ा सुखी कर रहे हो? ईश्वर न करे यदि किसी दिन आंटी को कुछ हो गया तो एक अपराध बोध मुझे हमेशा तकलीफ़ देता रहेगा कि मैं वो कारण थी जिसके पीछे उनका ये छोटा सा सपना भी पूरा नहीं हो सका। अकेला बेटा होने के नाते इस घर के लिए भी तुम्हारे कुछ फ़र्ज हैं। गौरी सबको बहुत पसंद है। मैं कुछ क्षणों के लिए चुप हो गई थी। फिर मेरे ऊपर आंटी के बहुत सारे एहसान हैं यश। मेरी आवाज़ कांपी थी और मेरी आंखों में पानी भरने लगा था। आगे मुझे क्या कहना है ये मुझे समझ नहीं आया था। यश ने मेरी तरफ देखा था। उन आंखों में एक अजब सी हताशा है, एक गहरी दुविधा। वो कुछ क्षण तक मेरी तरफ ठहरी हुई निगाहों से देखते रहे थे, जैसे कुछ पढ़ रहे हों। ठीक है अंबिका, तुम सबकी जो इच्छा हो वही करो। यश उठकर चले गए थे। बाहर जाते यश को मैं दूर तक देखती रही थी और मुझे एक नितांत अकेलेपन के एहसास ने भर दिया था। पर कुछ क्षणों के लिए वो एकाकीपन बोझ नहीं लगा था, जैसे कोई जुआरी दांव पर अपना सब कुछ हार जाए पर फिर भी खुश हो कि उसकी इस हार से किसी और का तो घर भर सका। मैं बरामदे की उस कुर्सी पर बहुत देर तक अकेले बैठी रही थी। जाने के लिए उठकर खड़ी हुई थी तो जैसे अचानक कुछ क्षण पहले की तसल्ली धुंधलाने लगी थी। लगा था सारा शरीर शिथिल हो गया हो। एक एक कदम में कई कई मन का बोझ हा। बरामदे से पोर्टिको तक की वो 5 सीढ़ी उतरते तक लगा था जैसे यहाँ से लुट पिट कर जा रही हूँ, अकेली और पूरी तरह से पराजित। पता नहीं क्यों अपमानित सी भी। पोर्टिको के संगमरमर के थमनों पर चढ़ी बटन रोजेस की गजिन बेलें, पोर्टिको के पार दिन के उजाले में एकदम साफ दिखाई देता साफ सुथरा तराशा हुआ सा लॉन। आंटी के घर में सब कुछ वैसा ही होता है जिस तरह आंटी प्लान करती हैं। उस सेटअप पे मेरी कोई जगह नहीं है, ये बात तो मुझे पहले से पता थी। मुझे यह बात पहले से पता होनी ही चाहिए थी, फिर भी इतनी बेचैनी। यश का ये घर, इस पल इस घर में अपनी उपस्थिति, सब कुछ अनायास एकदम पराया और बेगाना सा लगने लगा था। अच्छा है इस क्षण कोई मेरे साथ नहीं है। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। मन तो किया था कि ज़ोर ज़ोर से रोऊं। गेट से बाहर निकलकर मैं सड़क के बाईं तरफ को बने फुटपाथ के एकदम किनारे चलती रही थी। सड़क पर से 2-3 रिक्शे निकल चुके हैं। मैंने किसी को नहीं रोका था। लगता था ऐसे ही चलती जाऊं अनंत तक।
जितनी आसानी से और जितनी जल्दी यश ने हाँ कर दी थी, उसको लेकर मन में बात तक कुछ चुभता रहा था। क्या यश मेरी तरफ से ही आग्रह किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, ताकि किसी भी प्रकार के अपराध बोध से मुक्त रह सकें वे? क्या आंटी समझ गई थी ये बात? खैर, जो भी हो, एक अकेलापन है, एक जानलेवा खालीपन दिल और दिमाग पर जम गया है। मुझे तो एक एक क्षण बिताना कठिन हो रहा है। यश के बिना ये जीवन कैसे कटेगा पता नहीं। लग रहा है कोई चमत्कार हो जाए जो दिल और दिमाग पर लदा ये बोझ और बेचैनी अनहुई हो जाए। पर कैसे? 5 दिन बीत चुके, यश नहीं आए हैं। यश वापस चले गए क्या? मुझसे बिना मिले? अच्छा ही है। यश से मिलने की, उनके सामने बैठकर उनसे बातें करने की कोई भी इच्छा नहीं है शायद मन में। शायद उतना साहस भी नहीं। समझ नहीं पाती कि यश सामने होंगे तो उनसे क्या बात करूंगी। ये भी समझ नहीं आता कि यश साथ होंगे तो मैं कैसा महसूस करूंगी। अब तक तो आंटी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी होंगी और अब तक तो यश सिंगापुर लौट ही चुके होंगे। पर यश मुझसे बिना मिले कैसे चले गए, ये बात दिमाग में बार बार घूमती रही थी। लगा था जैसे जिंदगी अचानक अकेली और रीति हो गई हो। 11 जनवरी से सभागृह में एनएसएस का डे कैंप शुरू हो गया था। सुबह 9 बजे से झाड़ू, टोकरी और झाड़न लिए लड़कियां वहां मौजूद थीं और सफाई का काम शुरू हो गया था। 5 यूनिट्स के इंचार्ज टीचर्स बैठकर लड़कियों को काम करते देखती रही थीं और आपस में बातें करती रही थीं। एनएसएस की सभी टीचर्स खुश थीं कि चलो 4 दिन का कैंप तो बड़ी आसानी से बिना किसी दौड़ भाग के अपने ही कैंपस में निपट गया। पर यूनिवर्सिटी में क्या लिखेंगे कि सभागृह में क्यों और क्या काम किया गया? कृष्णा अग्रवाल ने पूछा था। अब दीपा दी ही बताएंगी कि वहाँ क्या लिख कर भेजें। कंचन वाहल बोली थी। बगल में ही जो अस्पताल है लिख देंगे कि वहाँ का कंपाउंड साफ किया। कृष्णा अग्रवाल ने सुझाव दिया था। ऐसे कैसे? कुछ भी लिख देंगे क्या? अस्पताल से वेरीफाई नहीं कराना पड़ेगा क्या? कंचन ने झुंझला कर कहा था। मानसी ने डपटा था। अरे, अभी तो मिसेस चौधरी की मुसीबत से निपट लें पहले, बाकी पेपर फॉर्मेलिटी की बात बाद में सोचेंगे। मानसी ने अपनी बात पूरी की थी। अरे, बेकारी परेशान हो रहे हैं हम लोग। पद्मा ने पूरे प्रकरण को बड़े हल्के ढंग से निपटा दिया था। हम लोगों को ही चिंता रहती है। कितने ही कॉलेज हैं जो अपने ही कैंपस की धुलाई पुछाई कराकर हर साल अपने डे कैंप निपटा देते हैं। हमारे तो समझ नहीं आता कि एनएसएस कैंप के नाम पर हमेशा स्टूडेंट्स को झाड़ू और झाड़न ही क्यों पकड़ा दिया जाता है। अरे भाई, पढ़े लिखे बच्चों से पढ़े लिखे सोशल वर्क कराने चाहिए। सरकार को पैसा फेंकना है, कॉलेज को अपनी भागीदारी का खाता भरना है और स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट लेना है। चलो भैया, हो गया काम। मानसी ने अपनी राय दी थी। सब एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। पूछो, सोसाइटी का कौन सा भला होना है करोड़ों अरबों रुपए की इन स्कीम से? बस नाम धर दिया है सोशल सर्विस स्कीम। नहीं, होने को होता भी है भला। महाराष्ट्र में तो कहते हैं इन स्कीम्स में बड़ा मीनिंगफुल काम हुआ है, अभी भी हो रहा है। तभी मिसेस चौधरी के साथ दीपा दी आ गई थी और बातचीत वहीं रुक गई थी। 12 जनवरी को सुबह 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होना है। सभी सेक्शन की टीचर्स 10 बजे से पहले वहां पहुंच गई थीं। एनएसएस की 5 यूनिट्स अपनी टीचर्स के साथ सुबह से सफाई और सजावट के लिए मौजूद हैं। 8-10 और महिलाएं भी वहां दिख रही हैं, स्मार्ट सुंदर साड़ियां पहने, डिज़ाइनर पर्स के साथ। अतिथि होती तो बैठी होती, किंतु वे लोग तो मंच माइक आदि की व्यवस्था देख रही हैं। मंच पर बैठने वाले अतिथियों की कुर्सियों के सामने मेज पर फोलियो रख रही हैं। जिज्ञासा जल्दी ही शांत हो गई थी। जूनियर सेक्शन की मिसेस चैटर्जी के पति रजिस्ट्रार रजिस्टर्ड सोसाइटी के दफ्तर में काम करते हैं। उन्होंने बताया था कि मिसेस चौधरी वुमेन वेलफेयर एंड रिसर्च नाम की कोई स्वैच्छिक संस्था चला रही हैं। रोहिणी दी हंसी थी। तो तभी अक्टूबर में गर्ल चाइल्ड का सेमिनार हुआ था, नवंबर में महिला कल्याण पर लेक्चर हुआ था, अब 3 दिन का ये वर्कशॉप, अभी तो 8 मार्च का महिला दिवस आना है। मानसी जी खुलकर हंसी थी। हर दूसरे महीने की एक्टिविटीज़ का ये नाटक 3 साल से झेल रहे हैं, पर अब समझ में आया है। अपनी संस्था खोली हुई है और वहाँ का खाता हम सब की चांद पर पूरा होगा। वेन्यू हमारा ऑडिटोरियम, साफ सफाई हमारी लड़कियाँ, व्यवस्था हमारी टीचर्स और भीड़ वो भी हम ही हैं। इंटर के मंजुला शुक्ला ने मानसी की तरफ देखा था।
अभी तो कुर्सी पर बैठे 3 साल ही हुए हैं, अभी तो फिर भी इब्तिदाए इश्क है। आगे आगे देखिए होता है क्या। होना क्या है, इंटर की शालिनी बोली थी। पहले साल थोड़ी सख्ती की थी इन्होंने, उसके अगले साल थोड़ी और ज़्यादा की, इस साल थोड़ी और ज़्यादा कर रही हैं। इस साल इनकी एक्टिविटीज़ का नंबर भी बढ़ता दिख रहा है, अब अगले साल। मंजुला ने शालिनी की बात बीच में काट दी थी। अरे यार, तुम तो फ्यूचर को एकदम डार्क पेंट कर रही हो। जो सच है वही तो कह रहे हैं, शालिनी ने कंधे उचकाए थे। 3 साल से जीना हराम कर दिया है, अब कितना, इससे ज़्यादा क्या करेंगी? पद्मा के स्वर में हताश सी हैरानगी है। बिल्कुल सही कह रही है शालिनी, मानसी जी ने अपनी टिप्पणी दी थी। सिर्फ पेपर वर्क कर करके ये सब बड़ी भारी सोशल वर्कर हो गई। मलिन बस्तियों की स्त्रियों पर हो रही है ये वर्कशॉप। पूछो इनसे, कोई गया है उन बस्तियों में? मानसी के स्वर में वास्तविक रोष है। सरकार को देखो, इन लोगों के वल्गर सपनों को पूरा करने के लिए कल्याण के नाम पर करोड़ों खर्च कर रही है। पूछो उन गरीबों को कि क्या मिल रहा है उनमें से इनको। असल में सरकार में तो इन्हीं के चट्टे बट्टे बैठे हैं। इनकी सारी समाज सेवा कागज़ के पन्नों और आंकड़ों में पूरी हो जाती है। कभी फील्ड पर तो जाते ही नहीं ये लोग, और महज कागज़ भरने के लिए लाखों की ग्रांट पा रहे हैं। जिन गरीब मजदूरों के नाम पर पैसा पा रहे हैं ये लोग, वे बेचारे तो भूखों मर रहे हैं। वाह रे भारत सरकार और उसकी कल्याण नीतियाँ। प्राइमरी सेक्शन की मिसेस चक रुआसी लगने लगी थी। अरे आप लोग तो सीनियर सेक्शन वाले हैं, आराम से हैं। यहाँ तो 50 फाइल कवर बनाने का ऑर्डर आर्ट टीचर को दे दिया गया। 2 टीचर और 50 कवर। हफ्ते भर से रात देर तक बैठकर यही काम कर रहे हैं। पसंद नहीं आए तो कुछ भी कैसे ही बोलती हैं। ड्राइंग का सामान मंगाने का जो सालाना बजट था, उसमें आधे से ज़्यादा पैसा तो इसी में निपट गया। तभी बाहर से हल्का शोर हुआ था। चीफ गेस्ट आ गई, किसी ने कहा था। कौन है चीफ गेस्ट? किसी ने दूसरे ने पूछा। महुआ साहनी हैं, सेंट्रल वुमेन वेलफेयर बोर्ड की चेयरपर्सन हैं, शायद किसी मिनिस्टर की पत्नी हैं। तब तक मिसेस चौधरी महुआ साहनी को लेकर मंच तक पहुंच चुकी थी। मंच पर स्वागत गीत इंटर की म्यूज़िक टीचर वंदना चटर्जी ने गाया था। कैमरे के बटन दबने की चकाचौंध हॉल में होने लगी थी। टोकरी में सजा एक बहुत बड़ा गुलाबों का गुलदस्ता मिसेस चौधरी ने मुख्य अतिथि को भेंट किया था। कम से कम 1000 रुपये, मानसी धीरे से बोली थी। क्या? बगल में बैठी प्रियंवदा ने पूछा था। गुलाब के फूलों का ये गुलदस्ता। उसके बाद तो बुके देने की लाइन लग गई थी। एक एक करके कम से कम 10-12, और मानसी सबकी कीमत आंकती रही थी। 300, 200, 400। सब लोग निपट गए तो मानसी चुप हो गई थी। प्रियंवदा ने उनके हाथ को हिलाकर पूछा था, कुल कितने हुए? क्या? मानसी ने पूछा था। रुपए। और दोनों हंसने लगी थी। अचानक मानसी गंभीर हो गई थी। कभी कभी बड़ा दुख होता है, मानसी धीरे से बुदबुदाई थी। समाज सेवा के नाम पर किस तरह से पैसे का व्याभिचार हो रहा है। प्लेन से आई होंगी, 5 स्टार होटल में ठहरी होंगी, हजारों के ये फूल, ये सजावट, फोटोग्राफी, इस सब का कल्याण से तो कहीं दूर दूर का वास्ता नहीं। इतने में तो कुछ गरीब औरतों का सच में उद्धार हो जाता। पर नहीं, वेलफेयर प्रोजेक्ट्स का कितना पैसा नाली में जा रहा है। हाँ, केतकी ने अजब निगाहों से मानसी जी की तरफ देखा था। उसका चेहरा क्रोध और विद्रूप से सिकुड़ गया था। हाँ, कर्टसी ये और इन जैसे घटिया और बेईमान सोशल वर्कर और हमारी निकम्मी मूर्ख सरकार। अरे सरकार में भी तो सब इन्हीं के भाई बिरादर बैठे हैं, तभी तो इतनी आसानी से ग्रांट्स मिल जाती हैं इन्हें। कितने ऐसे हैं जिन्हें जेन्युइन काम करने के लिए भी ग्रांट नहीं मिलती, मानसी ने गुस्से में कहा था। तभी मंच से भाषणबाजी शुरू हो गई थी। मुख्य अतिथि का स्वागत, उनकी महानता और सेवाओं के चर्चे, उसके बाद अपनी संस्था के बारे में विस्तार से, उसका लक्ष्य, उसके प्रयास, उपलब्धियां, योजनाएं और सरकार से सहयोग की अपेक्षाएं और अपील। मानसी अपने पर्स से छोटा सा नोटपैड और पेन निकालकर उस पर कुछ लिखने लगी थी। मैं उनके ठीक पीछे बैठी हूँ। मैंने उनकी कमर के खुले हिस्से को अपनी उंगली से हिलाया था। मानसी जी, बड़े ज्ञान की बात हो रही हैं, जो पॉइंट्स नोट कर रही हैं। मानसी चुपचाप लिखती रही थी और थोड़ी देर बाद वो नन्ही सी नोटबुक मुझे पकड़ा दी थी। मैं उसे पढ़ने लगी थी। शायद मानसी ने ये कविता अभी यहीं बैठकर बनाई है। वातानुकूलित सभागृहों की नर्म गद्दियों पर बैठकर समाज के लिए चिंतित होने वाले समाज सेवियों, चुप हो जाओ।
बंद करो ये बकवास, तुम्हारी बातों से, इरादों से बू आती है, उनकी मलिन बस्तियों से अधिक बदबूदार। कविता के एक तरफ बहुत सही लिखकर मैंने उसे 4 बार अंडरलाइन कर दिया था। फिर वो नोटबुक एक से दूसरे के हाथ में घूमती रही थी और सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहे थे। इस तारीख की मीटिंग का नोटिस आया है। मीटिंग होने की बात पर हम सबको थोड़ी उलझन हो जाती है। पता नहीं किस बात पर मिसेस चौधरी चिड़चिड़ाने लगे, किस बात पर तानों की भाषा में बोलने लगे। फिर इस बार विशेष रूप से लगा था कि अभी कुछ दिन पहले हुई कार्यशाला के संदर्भ में न बुलाई गई हो ये मीटिंग। वैसे तो सभी कुछ बहुत अच्छी तरह से निपट गया था, पर अपने इतने लंबे अनुभव से हम लोग जान चुके हैं कि मिसेस चौधरी को सही दिखाई नहीं देता है और उसके बीच गलत ढूंढ निकालने की उन्हें आदत है। वो किसी भी काम से खुश होने में या हम सब की तारीफ करने में विश्वास नहीं करती। मिसेस चौधरी ने बोलना शुरू किया था। वे विद्यालय को लेकर अपनी आशाएं, अपेक्षाएं और योजनाएं बताती रही थीं। कोई बात बहुत गलत भी नहीं लगी थी, पर अंत तक आते आते उनका स्वर सख्त होने लग गया था। जो कुछ यहाँ सालों से चल रहा था वो सब हमें पता है। फंड्स की हेराफेरी, स्टाफ की मनमानी और उद्दंडता। एक आदत की तरह मानसी का मुंह कुछ कहने के लिए खुला था और उनका हाथ कुछ बोलने की अनुमति मांगने के लिए ऊपर उठ गया था। मिसेस चौधरी ने एक बार सख्त निगाह से उनकी तरफ देखा था और अपनी बात उसी स्वर में जारी रखी थी। हमें पता है कि जो कुछ यहाँ चल रहा था उसे बदलने में समय लग सकता है। हमें यहाँ आए काफ़ी समय हो चुका है और हम और समय बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें बदलाव चाहिए और तुरंत चाहिए। उसके लिए हम आपसे मदद की अपील करें, उतना समय हमारे पास अब नहीं है और हम उसकी ज़रूरत भी नहीं समझते हैं। इसलिए हम रास्ते बनाएंगे और आपको उन पर चलना होगा। उन्हें लागू करना हमारा काम है। हो सकता है हमें उसके लिए कुछ हार्श डिसीजंस लेने हों। उन्होंने घूर कर पीछे बैठी मीनाक्षी की तरफ देखा था। हम आपको ये भी बता दें कि हम स्टाफ को बताने आए हैं, उनसे राय करने के लिए या उनसे कुछ पूछने के लिए नहीं आए हैं। वो बात उन्होंने सभी को संबोधित करके कही थी, पर कुछ क्षण के लिए उनकी निगाह मानसी पर ठहर गई थी। वे कुर्सी पर बैठ गई थी। स्टाफ में बहुत धीमे से सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, जैसे बहुत चुपके से। तभी मिसेस चौधरी को कुछ याद आ गया था। वे वैसे ही बैठी रही थीं और उन्होंने सबकी तरफ देखकर हाथ को धीमे से उठाया था, जैसे चुप हो जाने का आदेश दिया हो। हाल में एकदम सन्नाटा छा गया था। देखिए, मैनेजमेंट का काम कॉलेज को मैनेज करना है। मैनेजर या मैनेजमेंट जब फादर फिगर बनने की कोशिश करता है तो कैओस होता है। इसलिए आप लोग पिछले मैनेजमेंट की दुहाई देना बंद कर दीजिए। जैसा यहाँ चल रहा था वैसा अब नहीं चलेगा। वैसे भी हम पास्ट की बात नहीं सुनना चाहते। आपके पास फ्यूचर के लिए कोई प्लान हो तो हमसे बात करिए। क्या था और आपके कॉलेज के लिए क्या क्या किया, उस कहानी को हम बहुत बार सुन चुके हैं और उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। वे प्रबंधक अग्रवाल की तरफ देखकर हंसी थी। वे भी हंसे थे। 3-4 दिन बाद ही सुना था कि प्रबंध तंत्र ने जूनियर सेक्शन की एक टीचर और प्रिंसिपल मिसेस दुबे को सस्पेंड कर दिया है। जिसने सुना वो स्तब्ध रह गया था। अभी कुछ दिन पहले ऑडिटोरियम में अपने लोगों की बातचीत याद आने लगी थी। पद्मा का हैरान चेहरा याद आता है। अब कितना, इससे ज़्यादा क्या? अपनी ताकत दिखाने के लिए कोई ऐसा भी कर सकता है? कोई किसी की नौकरी भी छीन सकता है? इतना तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। मिसेस दुबे सालों से इस विद्यालय में थीं और करीब 12 साल से तो जूनियर सेक्शन की प्रिंसिपल के पद पर काम कर रही थीं। उनकी लगन, ईमानदारी, योग्यता और संस्था के प्रति उनकी निष्ठा के कारण पुराना मैनेजमेंट का बहुत आदर करता था। ये तो होना ही था, मानसी जी ने दुखी आवाज़ में कहा था। पूरे कॉलेज में उन्हें 1-2 बलि के बकरे तो बनाने ही थे ताकि सबके बीच उनके आतंक का संदेश पहुंच सके। अब देखना, उनसे आंख मिलाकर तो क्या, कोई आंख उठाकर भी बात करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। फिर जूनियर सेक्शन तो पूरी तरह से उनके अंगूठे के नीचे है। ग्रांट इन एड लिस्ट में तो है नहीं जो सरकार का कोई कानून उस पर लागू होता हो। इसीलिए तो ये लोग उस सेक्शन को ग्रांट इन एड में लाने की कोशिश नहीं करते, उसके लिए अप्लाई तक नहीं करते। उसी सेक्शन से जेबें भरती हैं, उन्हीं पर आंखें तरेड़ते हैं। वही तो जी भर मनमानी कर सकते हैं, हर तरह की धांधली करते हैं ये लोग। वहाँ तो रावण राज्य चल ही सकता है। चलो, तुम्हें रखा, तुम्हें बाहर निकाल दिया।
मानसी जी ने अपने विशिष्ट अंदाज में हाथ गिराने और उठाने की मुद्रा बनाई थी। जिंदगी भर शशि अंकल वहाँ के पैसों के साथ मनमानी करते रहे। अपनी सारी गुडनेस के बावजूद उन्होंने इस सेक्शन को कभी ग्रांट दिलाना नहीं चाही, ताकि वहाँ सरकार की पकड़ न रहे। राम सहाय जी अपने पूरे टेन्योर फाइनेंस बुक्स ही सही करने में लगे रहे। इस सेक्शन के लिए उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उन बेचारे लोगों को उन्होंने कभी कोई महत्व ही नहीं दिया। वे ईमानदार आदमी थे। उस सेक्शन के पैसे का उन्हें कोई लालच नहीं था। कोशिश करते तो इस सेक्शन को भी ग्रांट दिला सकते थे, तो आज इन बेचारों की ऐसी दुर्गत तो ना होती। वैसे भी उनकी रुचि हायर एजुकेशन में ही थी, उसी पर ज़्यादा मेहनत की उन्होंने, नीता ने कहा था। नौकरी पेशा क्लास को डीमोरलाइज करने का सबसे कारगर हथियार उसमें नौकरी का डर पैदा कर देना है। ऐसे लोगों का मकसद दोषी को दंड देना नहीं होता, बल्कि उससे ज़्यादा सबके बीच में डर का संदेश भेजना होता है, ताकि कोई निगाह मिलाकर भी बात ना कर पाए। उससे उनको ताकतवर होने का एहसास मिलता है, केतकी ने कहा था। उन लोगों ने सही कहा था। जूनियर सेक्शन की तो नौकरी उनके हाथों में है, पर यहाँ तो इंटर और डिग्री तक की टीचर्स अजब तरह से डरी हुई सी लग रही हैं। जल्दी ही जूनियर स्टाफ ही नहीं, हर सेक्शन की टीचर्स में एक प्रकार का भय धीरे धीरे स्थायी भाव की तरह ठहरने लग गया था। ये वही चंद्रा साहेब पीजी कॉलेज है, कभी जिसकी हवाओं तक में आज़ादी की खुशबू आती थी, जिसकी टीचर्स कभी शशि अंकल से आराम से बात कर लेती थी, उनके साथ हंसते थे, उनके साथ संस्था को लेकर सपने देखते थे, अपने अधिकार के लिए लड़ते थे और बेहतरी के लिए काम करते थे। वो विद्यालय के लिए एक प्रकार का जज्बा था जो हम सबकी धड़कनों में बसा था। सुना यह भी था कि मिसेस चौधरी ने मीनाक्षी के गाना न गाने का लिखित जवाब प्रिंसिपल से मांगा है। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण दिया ये पता नहीं। सभी मित्रें मीनाक्षी को लेकर चिंतित हो गई थीं। हम सभी को लगा था कि ज़्यादा कुछ नहीं तो भी परेशान करने के लिए उसका एक्सप्लेनेशन तो मांग ही सकते हैं। उसको लेकर कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि प्रोग्राम के एक दिन पहले और अगले दिन वो कॉलेज आई थी। अरे ये डिग्री सेक्शन है, यहाँ की टीचर्स को लेकर मनमानी करना इनके लिए इतना आसान नहीं है। फिर किस बात का एक्सप्लेनेशन मांगेंगे उससे कि आप गाना गाने क्यों नहीं आई। मानसी ने माहौल को हल्का करना चाहा था। वो ना तो हमारे कॉलेज की एक्टिविटी थी, ना ही सब्जेक्ट की। ये ठलुआ औरतें संस्थाएं खोल लेंगी और सारे साल हमसे नचवाती और गवाती रहेंगी और हम बेवकूफ़ों की तरह नाचते रहेंगे। हम सब लोग मना कर दें तब भी क्या कर लेंगी ये। मानसी जी के स्वर में चैलेंज है। अरे यार, पानी में रहकर मगर से बैर करना आसान है क्या। रूपाली बत्रा के स्वर में लाचारी है। वही तो, मानसी जी झुंझलाई थी। हमारे उसी डर का तो फ़ायदा उठा रहा है ये मैनेजमेंट। जब तक हम छोटी मछली हैं तब तक ये बड़ी मछलियां हमें आराम से खाती रहेंगी और हमारी खुराक पर पलती रहेंगी। हम तो कहते हैं जिहाद कर दो। मानसी ने बड़े नाटकीय अंदाज में हाथ को ऊपर उठाया था। इनकलाब जिंदाबाद। वे अपने मस्खरे अंदाज में हंसी थी, साथ में केतकी भी हंसी थी। अरे कोई बोला था, उस स्वर में घबराहट है। ऑफिस से चपरासी किसी नोटिस पर साइन कराने के लिए आया हुआ है। वो रजिस्टर खोले हुए हम सबके बीच ही खड़ा है और सबसे दस्तखत करा रहा है। अंदर के साइड रूम में आया चाय बना रही है। मानसी जी के बगल में बैठी रूपाली बत्रा और अंजलि माथुर ने अर्थ भरी निगाह से एक दूसरे की तरफ देखा था और जाने के लिए उठ खड़ी हो गई थी। धीरे धीरे ये महसूस होने लगा था कि स्टाफ और प्रबंध तंत्र के बीच तनाव गहराने लगा है। शायद तनाव पैदा करना ही मिसेस चौधरी और प्रबंधक गुप्ता का मकसद ही था। कहते हैं तानाशाह का एक मनोविज्ञान होता है, आसपास के माहौल में आतंक पैदा करना। उसको दूसरों के चेहरों पर ठहरा हुआ भय आनंद देता है और सामने वाले के चेहरे की हंसी उसमें क्रोध भरती है। शायद तानाशाही की इसी मानसिकता ने गैस चैम्बर्स और यातना शिविरों का ईजाद किया था और हंसते खेलते आबादों को मुर्दा घरों में बदल कर रख दिया था। इतिहास कितने ही ऐसे दृष्टांतों का मजबूर गवाह रहा है। इतिहास केवल राज्यों और राष्ट्रों का ही नहीं होता, वो तो छोटी बड़ी संस्थाओं का भी होता है और उनका उत्थान और पतन भी होता ही है। पतन के भी कितने आयाम हो सकते हैं, एक, दो या और भी अधिक। मीनाक्षी पटोला की गाढ़े लाल रंग की साड़ी पहनकर आई थी। बहुत सुंदर और बहुत खुश लग रही थी। लाल रंग उस पर हमेशा फबता है। वो कॉलेज में इतने चटक रंग पहनकर तो कभी नहीं आती, वो भी इतनी भारी साड़ी। सच तो ये है कि प्रायः
कोई भी इतने भड़कीले रंग नहीं पहनता। मीनाक्षी, आज बहुत सुंदर लग रही हो, क्या कहीं जा रही हो? मैंने पूछा था। नहीं, उसने बड़े झूम के कहा था। लगा था जैसे पूरी तरह से लहरा कर बोला हो उसने। वो अजब तरह से हंसी थी, फिर मेरी तरफ तिरछी निगाह से देखा था। क्यों पूछा ऐसा तुमने? कुछ नहीं यार, ऐसे ही। आज कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही हो। मीनाक्षी की आंखों में कुछ अजब सा भाव है। मैं असहज होने लग गई थी। तब तक नीता भी आ गई थी। उसने मीनाक्षी की तरफ देखा था। अरे मीनाक्षी, बहुत सुंदर साड़ी पहने हो, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो, कहीं जा रही हो क्या? उसने मेरी ही बात दोहराई थी। मीनाक्षी ने घूर कर नीता की तरफ देखा था और उसकी निगाहें उग्र होने लगी थीं। क्या समझती हैं आप मुझे? फिर उसने बारी बारी से हम दोनों की तरफ देखा था और उसने मेरे कंधे पर अपना दायां हाथ रख दिया था। क्यों हंसे तुम दोनों मुझे देखकर? तुम दोनों मुझे क्या समझते हो? उसे दांत किटकिटा लिए थे। क्या समझते हो तुम सब मुझे? वो कुछ देर तक टेढ़ी निगाह करके हम दोनों को घूरती रही थी। उसके स्वर में तेजी है। मैं बिल्कुल पवित्र हूँ। मेरे साथ जो कुछ हुआ सब पवित्र था। मेरे कंधे पर उसके हाथों की पकड़ कसने लगी थी। नीता स्तब्ध सी वैसे ही खड़ी रही थी। मैं अपने कंधे पर उसकी कठोर पकड़ से मुक्त होने की कोशिश करने लगी थी। नीता ने बहुत प्यार से मीनाक्षी की पीठ सहलाई थी। हाँ मीनाक्षी, हमें पता है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तब तक मीनाक्षी ने मेरे कंधों पर से अपनी पकड़ शिथिल कर दी थी। नीता ने मुझे इशारा किया था और धीरे से फुसफुसाई थी, जल्दी से केतकी को बुलाओ। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया था, किंतु मैं केतकी को बुलाने के लिए भागी थी। केतकी को आता देखते ही नीता कमरे के बाहर को निकल आई थी और कुछ क्षण के लिए दोनों ने फुसफुसा कर कुछ बात की थी और केतकी लगभग दौड़ते हुए मीनाक्षी के बगल में जाकर खड़ी हो गई थी और उसे मीनाक्षी को कंधे से समेट लिया था। नीता अपना पर्स और सामान समेटने के लिए अंदर आई थी तो मैंने पूछा था, क्या हुआ नीता? पता नहीं अंबिका, लगता है नर्वस ब्रेकडाउन है। मैं स्तब्ध रह गई थी। लगा था उस शब्द की भयावहता दिमाग में गूंजने लगी हो, पर जैसे उसके पूरे अर्थ समझ में ही ना आ रहे हों। नीता और केतकी मीनाक्षी को लेकर चले गए थे। दीपा दी को बता देना, नीता ने जाते जाते कहा था। नीता, क्या बताना है? मैंने पूछा था। नीता क्षण भर को ठिठकी थी, मेरी तरफ देखा था, कुछ सोचा था, फिर जैसे कुछ भी समझ ना आ रहा हो। जो समझ में आए कह देना। और वे दोनों मीनाक्षी को लेकर बाहर आ गए थे। कुछ क्षण वहीं खड़े रहकर मैं उन लोगों को बाहर तक छोड़ने के लिए उनके पीछे भागी थी। केतकी ने अपनी कार का लॉक खोला था। मैंने मीनाक्षी के बैठने के लिए कार की पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। किसी आज्ञाकारी अबोध बच्चे की तरह मीनाक्षी बैठ गई थी। एकदम सहम और सिमट कर गठरी जैसी गोल हो गई थी वो, जैसे अभी उससे कोई बहुत भारी भूल होकर चुकी हो। केतकी चुपचाप अपनी आंखें पोंछ रही है। नीता और केतकी अभी बाहर ही खड़े हैं। कार में बैठने से पहले केतकी ने पूछा था, नीता कहाँ चलें? मतलब? नीता के मुंह से अनायास निकला था। मतलब कहाँ चलें? केतकी ने अपना सवाल दोहराया था। उदय जी घर पर नहीं है नीता। केतकी ने अपनी बात पूरी की थी। अरे तब तो मीनाक्षी के घर जाने का कोई सवाल ही नहीं है। उसे अकेले घर में छोड़कर नहीं आया जा सकता, नीता ने कहा था। वैसे भी उनके लिए अकेले इसे संभाल पाना आसान नहीं था। उदय जी कब तक आएंगे? मैंने पूछा था। केतकी कुछ देर के लिए चुप हो गई थी। पता नहीं, उसने धीमे से जवाब दिया था। असल में कुछ दिनों से मीनाक्षी उनको बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रही है। टॉलरेट नहीं कर पा रही है मतलब? नीता ने परेशान होकर पूछा था। पता नहीं नीता। केतकी चुप हो गई थी। कुछ देर के असमंजस के बाद वो फिर बोली थी, क्या पता नीता, आफ्टर ऑल ही इज़ एन ओल्ड मैन, शी इज़ यंग, वाइब्रेंट। जिस ढंग से केतकी ने वो बात की थी उससे लगा था नीता के चेहरे पर कुछ क्षण के लिए झुंझलाहट ठहर गई थी। वैसे भी एक वाइफ का इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन ना जाने कितनी बातों को लेकर हो सकता है, केतकी ने फिर कहा था। मेरे मन में बहुत सी बातें आई थीं पर मैं चुप रही थी। किसी भी मुद्दे पर बात करने का ये मौका नहीं था। वैसे भी अब उस विषय में कुछ भी बात करने से कोई लाभ नहीं। घर वाले कितने ही नाराज़ क्यों ना हों, पर उन्हें मीनाक्षी की तबीयत के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। बात उतनी सीधी सादी नहीं है केतकी। हो सकता है उसे लंबे इलाज और देखभाल की ज़रूरत पड़े। उन लोगों के आने तक हमें मीनाक्षी को अपने पास रोक कर रखना होगा। नीता ने पलट कर कॉलेज की तरफ देखा था, पर कॉलेज में रुकना सही नहीं होगा। इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर वे लोग तब भी नहीं आए उसके पास,
तब हम लोग क्या करेंगे? केतकी के स्वर में घबराहट है। तब की तब देखी जाएगी, नीता ने बहुत धीरे से कहा था। वे दोनों कार में बैठ गए थे। मैं जाती हुई कार को बड़ी देर तक देखती रही थी। चौराहे से केतकी की गाड़ी दाईं तरफ मुड़कर दिखना बंद हो गई थी। मैं पलटकर कॉलेज के अंदर आ गई थी। दीपा दी को मैंने सही बात ही बताई थी, थोड़ी बहुत आगे पीछे की कहानी भी। सुनकर दीदी ने अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर अपना माथा टिका लिया था। शशि भाई ने उस हालत में सरला को 3.5 साल तक चला लिया था। अंबिका, मैं तो 4 दिन के लिए भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। कोशिश करो कि किसी को इस नर्वस ब्रेकडाउन की खबर न मिल पाए, नहीं तो पूरी तरह से ठीक हो जाने पर भी ये मैनेजमेंट उसे आसानी से ज्वाइन नहीं करने देगा। मैं चुप रही थी, पर मन ने डराया था कि अब मीनाक्षी ठीक नहीं होगी। आंखों के आगे उसका वहशत भरा चेहरा घूम रहा था। मीनाक्षी को गए कितनी देर हो चुकी, पर मेरी आंखों में आंसू अब भरना शुरू हुए थे। जैसे उस पूरी घटना की भयावहता धीरे धीरे दिमाग में अब बैठना शुरू हुई थी। उस दोपहर नीता से फ़ोन पर मेरी बात हुई थी। केतकी उसे अपने घर ले गई थी। मीनाक्षी के घर फ़ोन नीता ने ही किया था और तुरंत ही चाचा और प्रदीप आकर उसे घर ले गए थे। मीनाक्षी के जिस मौन को इतने दिनों से हम सब मित्रें उसकी सहज स्वाभाविक उदासी समझ रहे थे, वो उसका गंभीर डिप्रेशन था, ये कोई समझ ही नहीं पाया था। बहुत साल बाद तक लगता रहा था मीनाक्षी ने प्यार में अपने गलत चुनाव की सज़ा पाई थी, या घर वालों को आहत करने का दंड भुगता था, या उदय जी उसके उद्दाम प्यार का पूर्ण प्रतिदान नहीं दे पाए। क्या वो प्यार का स्वप्न भंग था? यह भी लगता रहा था कि अगर घर वालों की तरफ से इतना व्यवधान न आए होते, या उदय जी ही थोड़े जीवंत और होते। मन में 1-2 बार ये भी आया था कि क्या कॉलेज के तनाव भरे माहौल ने मीनाक्षी के संताप को और बढ़ा दिया था, और उसका कोमल मन उतने सारे दबाव एक साथ नहीं झेल पाया। जो भी हो, मीनाक्षी की बलि चढ़ चुकी थी। मानसी जी ने कई बार कई तरह से मीनाक्षी की बात मुझसे करनी चाहिए थी, पर मैं हर बार ही हाँ ना में उत्तर देकर उस प्रसंग को टाल देती। मानसी जी को शायद बुरा लगा था। वैसे बुरा लगना स्वाभाविक ही था। पता नहीं मानसी जी क्यों नहीं समझ पा रही हैं बात कि वो मीनाक्षी की ज़िंदगी का सच है। उसे सबको बताने का अधिकार मुझे नहीं है। वैसा करना गलत है। हालांकि अगर मीनाक्षी ठीक नहीं हुई तो भला कब तक छिपेगी ये बात? फिर उससे फ़ायदा? जो भी हो, हाल फिलहाल तो हम तीनों ने उस विषय में एकदम मौन धारण कर लिया है। मीनाक्षी को लेकर हम सभी मित्रों का मन बेचैन है, पर कोई कुछ भी तो नहीं कर पा रहा। सबसे ज़्यादा केतकी व्यथित है। जब तब मीनाक्षी की बात करते हुए वो बिलख कर रोने लगती है, तब उसकी एक एक आँख से आंसुओं की कई धारें बहती हैं। आजकल केतकी बिल्कुल वीरान सी लगने लगी है। मीनाक्षी के लिए क्या किया जाए, ये हम में से किसी के भी समझ नहीं आता है। बहुत दिनों से हम लोगों का उससे मिलने जाना भी लगभग बंद ही हो गया है। हम लोग उसके घर पहुंचते हैं तो पहले तो हमें देखकर वो एकदम खुश हो जाती है, कुछ क्षणों के लिए चहकने लगती है, पर फिर थोड़ी देर में उदास होने लगती है। वो पागलपन से विकृत उसके चेहरे पर एक हताशा और एक खिसियायापन फैलने लगता है। विक्षिप्तावस्था में भी उसके मन के पास इतना होश है कि वो अपनी बीमारी के बारे में समझ पाती है। हम लोगों को लगने लगा था कि उसके पास जाकर हम लोग उसकी पीड़ा बढ़ा देते हैं, उसके घर वालों का आक्रोश भी। शायद उदय जी का होना उसके चित्त को थोड़ा बहुत शांत कर पाता, पर अब वो अपने घर पहुंच गई है। उन लोगों से उदय जी को स्वीकार लेने की बात या उन्हें अपने घर आमंत्रित करने की बात नहीं कही जा सकती, भले ही उसमें उनकी अपनी मीनाक्षी का सुख बंधा हो। फिर वो विकल्प भी शायद ही तो है, एक संभावना भर। मीनाक्षी इस स्थिति में नहीं कि उससे कुछ बात भी की जा सके, उससे उसकी इच्छा के बारे में भी कुछ भी जाना जा सके। उसकी चेतना तो जैसे किसी अंधे कुएं के अतल में कैद है, कोई भी तो निदान नहीं दिखता। मीनाक्षी के नर्वस ब्रेकडाउन की खबर सुनकर उदय जी केतकी से मिलने आए थे। बहुत दुखी थे, पर उनकी मजबूरी कि वो उससे मिल तक नहीं सकते। एक अच्छे भले शालीन आदमी की जिंदगी में भूमिका विलन ऑफ पीस की हो चुकी थी। उपन्यास होने से ना होने तक की कहानी जारी रहेगी अगले भाग 10 में।